नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी फ्लो प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो समसमाय की घटना चक्र का जो एक सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं आगे के कुछ पोर्शंस को लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ध्यान से हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो जो पहली न्यूज़ बनती है वो है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। तो ये न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी न्यूज़ में पहली वर्ड लिखता है या पहला वर्ड लिखता है, अगर वो इंडिया के लिए फर्स्ट हो तो वो अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखने लगता है और वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है भाई, ग्रीन एनर्जी होता है, क्लीन एनर्जी होता है, जो कि जब आपका फ्यूल सेल के थ्रू जो है वो वाटर प्रोड्यूस करता है। कहा जा रहा है कि ऐसा हाइड्रोजन, ठीक ना, जब वो अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हो। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू अगर आपका हाइड्रोजन उत्पादित हो रहा है तो उसको आपका ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो पहला तो ये एक पॉइंट है। बाकी इसका अनुप्रयोग जो है बहुत सारी फील्ड्स में करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करेंगे, परिवहन में कर देंगे, जैसे व्हीकल जो आ रही है वो हाइड्रोजन कार आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो लास्ट ईयर का बजट था, 21-22 का बजट था, उसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो इसलिए भी हाइड्रोजन को जो है प्रमोट करने का इन लोग का पहले से मन था कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्लीन एनर्जी का एक रूप है, तो हम इसे प्रमोट करेंगे आगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर दिसंबर में क्या हुआ कि एनटीपीसी ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया कि एक गठबंधन किया। ठीक है, ये एनटीपीसी सिमहाद्री स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है। ठीक ना, और यह गठबंधन ही पहली फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है तो किया गया था। ये जो गठबंधन किया गया था, मैं बताया कि ब्लूम एनर्जी जो एक संस्था है या कंपनी है जो भी है प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक टाई अप किया। तो उसी जो टाई अप हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारा विवरण है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो आपका ब्लूम एनर्जी जो कंपनी है वो कैलिफोर्निया अमेरिका के क्षेत्र की कंपनी है, और ये इसी ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज़ का चयन, यानी कि इसी बेस पर ये काम करती है। ठीक है, परियोजना का विवरण ये है कि परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक ना, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा उसके द्वारा जो नवीकरणीय विद्युत यानी कि रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी, उससे इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करेंगे और फिर वहाँ से आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये सोलर मीडियम से या प्रोड्यूस होता है, या फिर आपका पवन चक्कियों के द्वारा, जो भी ग्रीन यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनके द्वारा जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं। ठीक, आइए देखिए प्लांट का एक थोड़ा सा चित्र दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टोटल होगा आपका 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड और उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा आगे चल के उसको, और कार्बन उदासीन विद्युत से समहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। जो एनटीपीसी में गेस्ट हाउस है उसे जो है हाइड्रोजन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू एनर्जी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो जैसे वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी बड़ी आपकी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं हैं उसमें से ये एक है। ठीक है, जैसे मतलब उसमें जो भी ग्रीन हाइड्रोजन टाइप की ऐसी परियोजनाएं जो कि एनर्जी स्टोरेज रखती हैं, उन बड़ी परियोजनाओं में से ये एक होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एनटीपीसी के द्वारा ये डिज़ाइन की गई है, बृहद स्तरीय हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजना की पूर्ववर्ती होगी। ठीक है, इसमें बहु माइक्रोग्रिड्स यानी कि मल्टीपल माइक्रोग्रिड्स जो है कि अध्ययन तैनाती हेतु भी उपयोग साबित होगी। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो परियोजना है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का मार्ग जो है प्रशस्त करेगी। ठीक, और जो लक्ष्य है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, और लद्दाख को बेसिकली कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है उसके लिए अनुरूप हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट दो चीज़ है कि ये वर्ल्ड की जो बड़ी आपकी हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा है, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जाओं में से एक है। और दूसरा ये कि दूर दराज क्षेत्र जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन क्षेत्रों में 2070 तक
जैसे भारत का जो लक्ष्य है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसमें लद्दाख को ज़ीरो कार्बन इमिशन वाला क्षेत्र जो है बनाने में ये सहयोग करेगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चल रही हैं, कुछ वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुए हैं, कुछ रैंकिंग्स आई हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारत यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन इनका हुआ है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में मिलना तो होता नहीं है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वो केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वर्चुअली जो है सामने आकर के एक तरह का सम्मेलन हो जाता है। तो फरवरी में संपन्न हुआ है। नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके मध्य हुआ है, ठीक है ना। ये दो लोग इसमें आए हैं। इसमें हुआ क्या है, ये बेसिकली एक सेपा है, CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आपका आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक ना। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो इसमें दोनों देशों द्वारा जो देखा गया है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। भारत एवं यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर, यानी कि एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर, न्यू माइलस्टोन। इस शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य यानी कि ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया गया है। दोनों नेताओं ने मतलब भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है और यूएई की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त स्मारक टिकट भी जारी किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है कि भारत ने हाल ही में अपनी 75वीं वर्षगांठ पर किस देश के 50वीं वर्षगांठ पर, ठीक है ना, सेपा किया है, CEPA। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत यूएई CEPA में क्या है। एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्याय संगत साझेदारी होगी। मीना यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का यह पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, ठीक है ना। यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये कोई अंतरिम समझौता नहीं है, बल्कि एक पूर्ण एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरिम समझौता है कि अभी इसके बाद एक फाइनल आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आपका एक पूर्ण व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। इसे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है। 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में एक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर करने वाला ये एक ऐतिहासिक समझौता है, ठीक है ना। मई 2022 के प्रारंभ में लागू हो जाएगा। मतलब इस समय जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये लागू लगभग होने वाला होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली करेगा क्या कि यूएई को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा, यानी कि ज़ीरो ड्यूटी। तो ये ड्यूटी हटा दी गई है। जो भी यूएई को निर्यात किया जाएगा उस पर जो है लगभग शून्य शुल्क लगेगा, 90%, ठीक है, उत्पादों पर। जबकि 80% व्यापार लाइनें शुल्क मुक्त होंगी, ठीक ना। तो ये CEPA के अंतर्गत जो है अमेरिका, UK, जापान जैसे विकसित देशों के नियामकीय मंजूरी प्राप्त होने से 90 दिन के अंदर भारतीय जेनरिक दवाओं के स्वतः पंजीकरण, विज्ञापन, विपणन अनुमोदन का प्रावधान भी शामिल है, ठीक है। तो CEPA के अंतर्गत और क्या शामिल है, तो कह रहा है कि CEPA के अंतर्गत अमेरिका, UK, जापान जैसे विकसित देशों से नियामकीय मंजूरी प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर भारतीय जेनरिक दवाओं के स्वतः पंजीकरण एवं विपणन अनुमोदन का प्रावधान भी शामिल है इसमें, ठीक है ना। यानी कि जो औषधियां हैं वो यूएई तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, उसके साथ साथ मध्य पूर्व अफ्रीका में भारतीय औषधियां जो है व्यापक रूप से पहुंचना शुरू हो जाएंगी। महत्व तो क्या है इसका, आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि एक तो आपका ड्यूटी हटा दिया है इन्होंने, ठीक है, 90% जो पहुंचेगा। 80% चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि लाइन ऑफ ट्रेड जो है, ठीक ना, मुक्त व्यापार में 80% चीज़ें जो है वो भी ड्यूटी नहीं लगेगी उन पर भी, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत यूएई का जो हुआ है CEPA, उसके कार्यान्वयन के माध्यम से भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $60 बिलियन से अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य एक बार जो है ध्यान देना है। ये जो भारत यूएई के मध्य हुआ है बेसिकली इसलिए हुआ है कि $60 बिलियन का लगभग अभी अगर होता है आपका कारोबार, तो इसको बढ़ा करके जो है $100 बिलियन के आसपास कर देना है अगले 5 साल में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये CEPA हुआ है ये बेसिकली MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है, या इस तरह के स्टार्टअप्स को, किसानों को या व्यवसायियों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ठीक ना। इसमें कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़े के सामान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे
श्रम प्रधान उद्योग सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में से हैं। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम ये समझौता ऐसा माना जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां आपकी सृजित करेगा। ठीक है ना। तो एमएसएमई से रिलेटेड है, रत्न से रिलेटेड है, चमड़े से उद्योग से रिलेटेड है, आभूषण से रिलेटेड है, कुछ आपका छोटे मार्जिनल फार्मर्स से रिलेटेड है, मतलब फार्मिंग सेक्टर से। ठीक है, श्रम प्रधान क्षेत्रों से रिलेटेड है। तो आपका 10 लाख लगभग माना जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां जो है सृजित करेगा। तो ये है एक समझौता जो अभी हुआ है। इसके साथ साथ एमओयू कुछ साइंस हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, कि ऐसा नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपने कह दिया कि ये करेंगे तो बाइंडिंग ही है कि उसे करना ही करना है, मतलब बाध्यता नहीं होती, परंतु कोशिश किया जाता है कि उसे एक गैर बाध्यकारी होने के बावजूद पूरा करने की कोशिश की जाए। तो देखिए क्या क्या हुआ है। एपीडा और डीपी वर्ल्ड, ठीक ना, अल दोहरा के बीच खाद्य सुरक्षा गलियारा की पहल की गई है। ठीक, एपीडा और डीपी वर्ल्ड एवं अल दाहरा के बीच खाद्य सुरक्षा गलियारा की पहल की गई है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है कि खाद्य सुरक्षा गलियारा हाल ही में, ठीक है ना, किस देश के साथ समझौते के दौरान एक समझौता हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है। उसके अलावा आपका गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के बीच समझौता हुआ है, जलवायु कार्यवाही में समझौता हुआ है, शिक्षा पर हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक, देख लीजिएगा, भारत यूएई के बीच जारी विजन वक्तव्य यानी कि यूएई इंडिया विजन स्टेटमेंट के अनुसार दुबई में भारत द्वारा एक आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो 500 प्रश्न डिस्कस की जाए, जो यूपीएससी हिंदी की एक पहल है, उसमें 500 प्रश्नों को जो डिस्कस करने की बात हो रही है, जो एक स्कीम चलाई जा रही है यूपीएससी हिंदी के थ्रू, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश में एक समझौते के दौरान यह कहा गया है कि वहाँ पर एक आईआईटी स्थापित की जाएगी। ठीक, तो वो देश है आपका नन अदर देन यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। ये भारत में के बाहर स्थापित पहली आईआईटी होगी। अभी तक भारत में कुल 23 आईआईटी संस्थान है। ठीक है, और यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ावा देने के लिए भारत यूएई सांस्कृतिक परिषद, इंडिया यूएई कल्चर परिषद को भी स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जैसे एक खाद्य सुरक्षा गलियारा का था, एक आईआईटी स्थापित की जाएगी उसके लिए था। ठीक है, बाकी इस तरह का जो भी द्विपक्षीय समझौता हुआ है, ये आपका यूएई की तरफ से पहला द्विपक्षीय समझौता है। ठीक है ना, इस प्रकार का। और जो भी एमएसएमईज को टारगेट किया जाएगा, 10 लाख नई नौकरियां इसमें सृजित की जाएंगी, कोशिश ये की जा रही है। जो $60 बिलियन का अभी तक व्यापार होता है, उसको बढ़ा करके अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का व्यापार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस शिखर सम्मेलन में थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम। तो मैंने बताया कि जब भी प्रथम लिखा हो तो उसमें कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। तो प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। चलिए देखते हैं कि मध्य एशिया क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक ना, तो सारे स्तान वाले जो है देश आते हैं, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से देश आते हैं। ये एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जो उच्च, मध्यम और निम्न आय वाले देशों का मिश्रण है। ठीक है ना, कि भाई वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है किस प्रकार की, कि उच्च आय वाले भी देश है, निम्न आय वाले भी देश हैं और मध्यम आय वाले भी देश हैं। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन इसे भू रणनीतिक महत्व का क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर अच्छे पाए जाते हैं और कुछ उसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, जैसे मान लीजिए कि वो कहाँ है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एशिया और यूरोप के मध्य के देश, ऐसा समझ सकते हैं, मतलब समझने के लिए। ठीक है ना, आसपास के, कि भाई रशिया से अलग हुए सारे कंट्रीज़ हैं, तो वहीं नीचे, मतलब सॉरी यूएसएसआर से अलग हुई कंट्रीज़ हैं 1991 के आसपास, तो वहीं पर नीचे जो है, ये अभी तो मेरे पास मैप नहीं है ना, तो मैं आपको एक साथ दिखा देता कि कहीं ना कहीं जंक्शन का काम करती हैं ये सारी कंट्रीज़। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि यूरेशिया के केंद्र में स्थित, ये देखिए यूरेशिया यानी कि यूरोप एशिया के केंद्र में स्थित ये देश भारत के विस्तारित पड़ोस का ही एक अंग है। ठीक, संबंध देखते हैं कि भारत मध्य एशिया के साथ क्या संबंध है, मिडिल ईस्ट के साथ क्या संबंध है। तो जानते ही हैं बहुत पुराना संबंध है भारत का मिडिल ईस्ट के साथ। उतना पुराना तो इसमें नहीं दिया है, बट यहाँ पर दिया है कि 1990 के दशक में पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, वही मैं जो बता रहा हूँ यूएसएसआर से। ठीक है,
तत्पश्चात भारत की विदेश नीति भारत के विस्तारित पड़ोसी के साथ जुड़ाव पर अधिक जोर देने के लिए विकसित हुई, जिसमें मध्य एशिया भी शामिल था। 2012 में भारत ने मध्य एशिया से बेहतर संबंध सुधार के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया CAA, ठीक है ना, कनेक्ट सेंट्रल एशिया को राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधों को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति बनाई गई। ठीक, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा की। ये जो सिंगल विजिट थी इनकी, ये 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के दौरा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं। 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन 5 देशों की यात्रा की थी, लेकिन तब वे देश जो थे वो USSR के अंग थे। अलग होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंगल विजिट में हर जगह, ठीक है ना, मतलब हर जगह का मतलब वो जो 5 देश हैं उनमें इन्होंने यात्रा की। तो यानी कि वो 5 देश आपको याद ही होंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक उज्बेकिस्तान और एक तजाकिस्तान। ठीक, आगे देखते हैं कि जनवरी 2019 में विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया की शुरुआत हुई। तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो हम लोग इस मीटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इंडिया सेंट्रल एशिया की समिट हुई है पहली, ये 27 जनवरी 2022 को, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक में संपन्न हुई, डिजिटल माध्यम से संपन्न हुई है। ठीक है ना, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है और भारत की मेजबानी में, भारत इसमें जो है लीड कर रहा था, वहाँ पर जो है ये संपन्न हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री थे और बाकी लोग के राष्ट्रपति थे। ठीक ना, ये भारत और मध्य एशियाई देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। दिल्ली घोषणा पत्र या दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें सामने आया है क्या, ये कि ये जो मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है उसमें दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। ठीक, तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर रेड टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, वाणिज्य एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं का आयोजन होगा। 2020 के तहत मध्य एशियाई देशों ने $1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की थी। ठीक ना, भारत ने, और संरचना के क्षेत्र में, यानी कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। उसके अलावा भारत मध्य एशिया के बीच जो व्यापार है वो $2 बिलियन इस समय चल रहा है। तो अगला जो होगा वो 2024 में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आप एक चीज़ जान सकते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन किस में आया है सामने, तो इसमें आया है, इसमें प्रधानमंत्री थे। बाकी 5 देश जो USSR से अलग हुए थे 90s के दशक में, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक आपका उज्बेकिस्तान। ठीक, तो ये 5 कंट्रीज़ हैं इसमें। बाकी 30 साल पुराना ये भारत मध्य एशिया के साथ संबंध चलता है। $2 बिलियन का वर्तमान में यहाँ पर जो है कुल व्यापार है। तो हो सकता है इसको बढ़ाने का भी टारगेट हो, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुरानी जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंग्लिश में ज़्यादा थोड़ा आसान होता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक एक्चुअली है क्या कि हिंदी मीडियम वाले, मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बिल्कुल इंग्लिश में हो जाओ, ठीक है ना। मैं बस इतना सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ हिंदी की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली जहाँ वो मस्ट है, वहाँ आप हिंदी का प्रयोग करो। जहाँ चीज़ें इंग्लिश में आसानी से समझ में आ सकती हैं, वहाँ आप इंग्लिश का प्रयोग करने से मत पीछे हटिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, आप देख रहे होगे जो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो इतनी विशुद्ध हिंदी पढ़ रहा हूँ कि कभी कभी मुझे ही परेशानी हो जा रही। तो मैं बस इतना सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इज़ अ वेरी सिंपल टर्म इन इंग्लिश, बट वही अगर आप हिंदी में पढ़ोगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो ये पूरा भ्रष्ट कर देता है दिमाग को। कहने का मतलब है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप हिंदी में उस चीज़ को निमोनिक्स यानी कि छोटे फॉर्म में, जुगाड़ के फॉर्म में याद करने की कोशिश रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आया आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है ना। है क्या ये? वैश्विक स्तर पर एक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर की तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक मानक है
जो संबंधित देश के भीतर एवं बाहर उद्यमियों विश्लेषकों से प्रश्न पूछकर सर्वेक्षणविद द्वारा तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस लिए तैयार किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को देखा जाता है। तो एक पॉइंट इसमें आप ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का स्तर देखा जा रहा है, ठीक है ना। जारीकर्ता संस्थान कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। जारीकर्ता संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक ना, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है, जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन, ठीक है ना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि सीपीआई जारी करता है 1995 से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ओके। ओके, तो अभी जो 25 जनवरी के लास्ट वीक में जो जारी किया गया है, 27वां है ये, क्योंकि 1995 से जारी हो रहा है, ठीक है। कितने देश हैं, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट करना शुरू करिए। 180 देश हैं, ठीक ना। 0 से 100 तक के अंक विस्तारित किए गए हैं। 0 मतलब है बहुते भ्रष्ट, एकदम बर्बाद, और 100 का अर्थ है बहुते ज़्यादा ईमानदार, ठीक है ना। 180 देश में लगभग 2/3 देश जो है 50 से कम अंक का स्कोर किए हैं, यानी कि भ्रष्टता ज़्यादा है, ठीक ना। भ्रष्टाचार की व्यापकता को दिखाया जाता है, ठीक है ना। देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी सीपीआई के अंतर्गत एक दशक पर एक व्यापक नजरिया प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख हुआ कि पिछले 10 वर्षों में किन देशों में सुधार हुआ है, कौन देश पीछे रहे हैं और कौन स्थिर रहे हैं। तो भारत के बारे में आपकी क्या राय है, पहले ही बता दीजिए, ठीक। 10 वर्षों में 86% देश भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 वर्षों में 86% ऐसे देश हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक। इवन इन इंडिया आई थिंक सो। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या क्या है, बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, जैसे पूर्ण रूप से किसी भी देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होने जैसा स्कोर नहीं मिला है, यानी कि सब देश में भ्रष्टाचार है, यानी कि कोई भी 100 अंक अर्जित नहीं कर पाया है। सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर 43 है, जबकि क्षेत्रीय आधार पर पश्चिमी यूरोपियन यूनियन का औसत स्कोर 66 है। ऐसा माना जा सकता है कि ईस्टर्न मतलब पश्चिमी यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन यूनियन में, ईयू में, एक तरह से भ्रष्टाचार कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना, बाकी देशों के अपेक्षा। जबकि उप सहारा क्षेत्र जो सब सहारन एरिया है, ठीक ना, सब सहारा एरिया है, ये अफ्रीका वाला एरिया जो है, ठीक है, वहाँ तो भर भर के भ्रष्टाचार है। वहाँ पे 33 का औसत स्कोर है, ठीक ना, जो कि न्यूनतम स्थिति है, ठीक। अब आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड इज़ नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्री, लेकिन न्यूजीलैंड को भी ले रहा है, और 88 अंक के साथ संयुक्त रूप से ये तीनों जो है प्रथम अंक पर है। यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार जो है आपका डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। वहाँ चले जाइए, वहाँ सही है, ठीक ना, लेकिन यह है कि पैसा नहीं कमा पाओगे, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है, ऐसा लोग सोचेंगे। आ जाइए आगे, भारत की रैंकिंग दिखाइए जल्दी से, ठीक है। इस सूचकांक में नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, ये 85 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। 11 अंक प्राप्त करके दक्षिणी सूडान अंतिम स्तर पर है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त है, जाना हो तो साउथ सूडान में जाओ, इतना करप्शन है कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब रैंकिंग देख लेते हैं 2021 में शीर्ष 6 देश और निम्न 6 देश। जैसे शीर्ष 6 देश में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। तो आप शुरू का याद कर लो, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ठीक, DFN, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। वैसे भी आपको इस तरह से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं न्यूमेरिक्स बना के, आप ये जानते होंगे अगर आपने लास्ट ईयर से पढ़ रखा है, कभी भी इसको पढ़ा है, कि डेनमार्क और फिनलैंड, इन्हें तो फर्स्ट आना ही आना था, ठीक है ना। नीचे कौन हो गया बेचारा, स्वीडन नीचे हो गया है, तो स्वीडन को याद रख लेना 85 अंक के साथ चौथे, पाँचवें, छठवें। अगर इस तरह से देखा तो छठवें, नहीं तो रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। अगर काउंट करोगे तो आपका छठवें नंबर पर है, नहीं तो ये चौथे नंबर पर है, क्योंकि स्कोर बराबर है, ओके। लास्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज़बरदस्त देश जो है वो अपना साउथ सूडान है, उसके बाद सीरिया एंड सोमालिया, ठीक है ना। सोमालिया को भी तो नीचे आना ही आना था, बीच में सीरिया कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं। सबसे ओहो, ये इंपॉर्टेंट देखना है कि वेनेजुएला भी जो है बहुत ही नीचे है, जबकि ठीक ठाक पेट्रोलियम
यहाँ पर रिजर्व है, फिर भी जो है इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर। भारत की स्थिति देखते हैं तो 85वीं रैंक हासिल होती है भारत को, 180 में 85वीं, ठीक है। और मालदीव के साथ जो है ये संयुक्त रूप से साझा कर रहा है। इन दोनों देश के सूचकांक स्कोर में 40 है, हम लोग 40% नंबर पाए हैं सीपीआई में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि पास हो गए हैं, ठीक ना। एक एवरेज जो है आपका, उससे हम लोग 3 नंबर कम पाए हैं, क्योंकि एवरेज जो था वो 43 का है, ठीक ना। यूरोपियन साइड में मुझे लग रहा है कि 66 का है, ऐसा कुछ है, देख लेते हैं। हाँ सही है, यूरोपियन में 66 है, एवरेज 43 है, और न्यूजीलैंड, डेनमार्क ये सब 88 अंक के साथ पहले नंबर पर, ठीक है। अब इसमें बाकी भी ब्रिक्स देशों की स्थिति दी गई है, जैसे ब्राज़ील का 38 अंक दिया है, रूस का 29 अंक दिया है, चीन का 45 दिया है, दक्षिण अफ्रीका 44, भारत 40। तो उस हिसाब से भारत बहुत खुश है, क्योंकि रूस को और ब्राज़ील को वो पिछाड़ दिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका चीन के आसपास है, तो भारत तो बहुत खुश है, ठीक है ना, कि भारत में करप्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि रशिया में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग देशों की, मतलब बगल वाले देशों की रैंकिंग दी हुई है, तो इन्हें आप जो है समय निकाल करके देख लीजिएगा, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। तो है क्या ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक? एक्चुअली ये प्रॉस्पेरिटी, कल्याण का बहुआयामी और समष्टिगत मापक है, ठीक है ना। LPI लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, सीधे इंडेक्स देखते हैं कि क्या ये कह रहा है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये लंदन में स्थित है। लेगाटम कंपनी समूह का एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 2021 ये जारी किया गया, जो कि 15वां संस्करण है। सूचकांक का आधार क्या है? 7 क्षेत्र 167 देशों में रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 167 देशों के विश्व की 99.4% आबादी जो है रहती है 3 कार्य क्षेत्रों में, यानी 12 स्तंभों और 67 एलिमेंट्स 300 संकेतनों पर आधारित है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, थोड़ी कठिन चीज़ है कि जो सूचकांक है वो 3 डोमेन में, 12 पिलर है उसके, 67 एलिमेंट है और 300 जो है इंडिकेटर है वहाँ पर। रैंकिंग क्या है कि 2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, ठीक ना। भारत की रैंकिंग इसमें देख लेते हैं। सबसे खराब जो है, एक सेकंड, सबसे खराब जो है यहाँ पर, अच्छा, सर्वाधिक सुधार करने वाला देश जो है कोट d'Ivoire है, ठीक ना। कोट d'Ivoire, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया कोको बीन पाया जाता है, ठीक है ना। कोट d'Ivoire आपका, अगर आप अफ्रीका का मैप बनाओगे, ठीक, तो यहाँ कहीं स्थित देश है, ठीक। यहाँ पर आपका कोको बीन सबसे अच्छा पाया जाता है, फिर घाना में, ओके। तो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है ना। सर्वाधिक सुधार यूक्रेन ने किया है, लेबनान की रैंकिंग में गिरावट आई है, ठीक। तो आप फर्स्ट सेकंड याद रखो, पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, ठीक ना। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक इसका नाम है लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, जिसको लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित जारी करता है, 15वां संस्करण है, ठीक। कार्यक्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। इसमें जो है भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है, 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, ठीक है। तो NDB यानी कि इसकी स्थापना जो 2015 में ब्रिक्स देशों के साथ हुई थी, ब्राज़ील, भारत, रशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी। इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है। उद्देश्य क्या था कि बैंकों का जो उद्देश्य था वो था ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश जो थे उनके बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं में मजबूती देंगे ये, ठीक है ना। जैसे उनको भी जो भी बुनियादी ढांचा, यानी कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी करना होगा, या जो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक ना, कुल मिला करके विकास के क्षेत्र में, ठीक है ना, विकास के क्षेत्र में जो भी प्रगतिशील देश हैं, जो भी विकासशील देश हैं, उनको ये हेल्प करेगा
अगर वो यूएन के सदस्य हैं तो खुले रूप से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी में पहला जो देश आया है वो आया है आपका, इनकी अथराइज कैपिटल जो $100 बिलियन, याद रखिएगा। इसमें जो आया है मिस्र जो है, इसको नए सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। और यहाँ पर उसके बारे में बाकी चीज़ें दी गई हैं कि एनडीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, स्टैट बना करके, स्टैटिक न्यूज़ बना कर सकते कि कब उसकी स्थापना हुई, तो बस 2015 में हुई, 3 जुलाई के आसपास, ठीक है ना। बांग्लादेश इससे पहले ज्वाइन किया है, यूएई ज्वाइन किया है 2021 में। मिस्र जो है अभी भावी सदस्य बनाया गया, और उरुग्वे के ऊपर भी जो है लग रहा है बात चल रही है, ठीक। चौथा नया सदस्य के बारे में पूछेगा तो आपका मिस्र है, ठीक है। भावी सदस्यों को एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शामिल किया गया है। वे अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा करने के पश्चात आधिकारिक रूप से एनडीबी के सदस्य बन जाएंगे। आर्थिक परिदृश्य इसके बाद आता है, जिसमें हुरून रिपोर्ट आती है, तो इसे कल के लेक्चर में देखेंगे। और एक दो टॉपिक और बचा है, इसके बाद ये आपका जो बुक है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लेक्चर पूरा देख रहे होंगे। मैं आधे घंटे का ही लेक्चर बनाता हूँ और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पर कुछ भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये पत्रिका आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। असीमित शुभकामनाओं के साथ लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।